3 दिन। जीपीएससी में ज़्यादा आर्टिकल नहीं है ना। चलो भाई शुरू करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व। निदेशक तत्व नया चैप्टर भाई, जो लोग नए हैं वो यहाँ से जुड़ जाएंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके पहले 3 चैप्टर हो गया, ठीक है ना। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4, भाग कौन सा 4, चौथा भाग आज हम लोग शुरू करेंगे। और इसमें अनुच्छेद हैं 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक एवं अन्य प्रावधान। अन्य प्रावधान, ठीक है। तो 36 से लेकर 51 तक तो संविधान वाली बातें हैं जो संविधान में लिखी गई हैं, ठीक है। लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें डीपीएसपी में पढ़ना है। तो जो अन्य बातें हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब जो संविधान में नहीं लिखा है और जो हमको उसके रेस्पेक्ट में, उसके संदर्भ में पढ़ना है, उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें पहली बात तो ये बताइए, आप लोग अपने जीवन में बहुत बार यूज़ किए होंगे कि हमें एक नीति बनानी है, ठीक है ना। पहले इन शब्दों का मतलब क्या होता है ये समझिए, ठीक है। नीति निदेशक तत्व, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पॉलिसी, ठीक है ना। तो पॉलिसी को हिंदी में बोलते हैं नीति, ठीक है। तो नीति का मतलब क्या है? अगर हम आपसे कहें, मान लो आप लोग अधिकारी बन जाओ और आपसे हम कहें कि एक नीति बनानी है, ठीक है ना। ठीक है, हम कहें एक पॉलिसी बना करके ले आओ, ठीक है। तो पॉलिसी में क्या बनाएंगे, ठीक है। पॉलिसी में क्या बनाएं कि भाई ये पॉलिसी है। तो कुछ आइडिया है इसके बारे में, पॉलिसी का मतलब क्या होगा? तो योजना बनाने का करो। तो योजना में क्या करोगे फिर? एक व्यक्ति का, तो पूरा देश के लिए अलग 140 करोड़ योजना बनाओगे? तो किसी व्यक्ति का मतलब एक ना व्यक्ति हुआ। हाँ, हाँ क्या करोगे? तो योजना के तहत ना, हम नीति पूछ रहे हैं, योजना नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा, इसको समझना हो तो सरकार की किसी भी नीति का नाम बताओ जो नीति हो। इसको अगर समझना है आपको तो बताओ सरकार की कोई भी नीति जिसको आप जानते हो, कोई एक नीति जो नीति हो। कोई सरकार की नीति का नाम बताओ। वो नीति नहीं है, और वहाँ नीति का मतलब पॉलिसी नहीं है। NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है वो। कोई भी नीति बताओ। हाँ वैश्विक नीति। अरे तो कुछ और प्रैक्टिकल बताओ ना। जैसे मैं यार, आप लोग कैसे आदमी हो, कुछ सोच नहीं पा रहे हो। महिला सशक्तिकरण की नीति नहीं है बिहार में, है कि नहीं है? वो योजना है, नीति नहीं है। यही मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि हर जगह
इंटरचेंज करके मत बोलिए, ठीक है। योजना अलग होती है, नीति अलग होती है, कार्यक्रम अलग होता है, ठीक। देखिए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए जो हम उपायों और सुझावों की व्यवस्था तैयार करते हैं कि इन उपायों को अपनाएंगे, इन सुझावों को लागू करेंगे, तो उन उपायों और सुझावों की जो व्यवस्था होती है उसे ही नीति बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या नीति क्या कहलाएगी, एक लाइन लिख लीजिए, नीति क्या होती है। देखिए, किसी समस्या के समाधान के लिए, किसी समस्या के समाधान के लिए, किसी समस्या के समाधान के लिए, अरे वहीं लिख लो ना, चैप्टर में छूट जाएगा, क्यों छूट जाएगा। किसी समस्या के समाधान के लिए उपायों और सुझावों की व्यवस्था, उपायों और सुझावों की व्यवस्था नीति कहलाती है। किसी, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, इसी का। इसमें एक बदलाव हमने इतने दिनों में देखा है जब से यहाँ आ रही है, शुरू में इसका छूटता बहुत था, अब तेज लिखने लगी है। हाँ, किसी समस्या के समाधान के लिए उपायों और सुझावों की व्यवस्था नीति कहलाती है। उपायों और सुझावों की व्यवस्था नीति कहलाती है। पहले इसका छूटता बहुत था, अब तेज लिखने लगी है, नीति कहलाती है, ठीक है ना। जैसे देखो, जैसे महिला सशक्तिकरण की नीति, तो महिला सशक्तिकरण की नीति क्यों है, महिलाओं की कुछ क्या थी, समस्याएं थी, तो उस समस्याओं के समाधान के लिए जो भी कदम उठाए गए वो सब क्या है, महिला सशक्तिकरण की नीति। महिला कमजोर थी, उसकी एक समस्या थी कि महिला कमजोर थी, ठीक है ना, तो उसको मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए जो उपाय किए गए वो सब क्या है, वो सारे उपायों की व्यवस्था महिला सशक्तिकरण की नीति है। इसके अलावा जल संरक्षण की नीति, जल, तो जल संरक्षण की नीति क्यों, जल संरक्षण की नीति है कि नहीं है, तो क्यों नीति है जल संरक्षण की, क्योंकि जो पेयजल है उसकी जो उपलब्धता हो क्या समय के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसको कैसे हम मेंटेन करें, उसका उपाय और सुझाव क्या है, तो वो जल संरक्षण की नीति है। जनसंख्या नीति है भारत की, तो जो बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव है उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो उसके लिए क्या है, कौन सी नीति, जनसंख्या नीति है। समझ आ गई बात। और कोई नीति बताओ, पर्यावरण संरक्षण की नीति है, वन नीति है, ये सब सुना है ना। और उसको छोड़ दो, LIC की पॉलिसी ले लीजिए, तो LIC की पॉलिसी किस लिए है कि अगर घर में किसी मेंबर की मिसहैपनिंग हो गई तो उस समस्या का समाधान क्या है कि भाई वो तो नहीं रहेगा, लेकिन वो उसके बदले में उसके परिवार को कुछ फिनेंशियल क्या मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, तो वो भी क्या है, एक समस्या का समाधान है कि नहीं। LIC की पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी होती है कि बीमारी अगर हो गई तो हम बिना पैसा दिए अपना इलाज करा सकते हैं, हेल्थ पॉलिसी भी होती है। तो हेल्थ पॉलिसी क्या करेगी कि अगर हेल्थ का कोई समस्या आया तो उस समय उसको क्या मिल जाएगी, सहायता मिल जाएगी, ठीक है ना। तो पॉलिसी क्या करेगी, किसी समस्या का समाधान करेगी, ठीक है। तो इसी तरह से जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश के सामने बहुत सारी सामाजिक आर्थिक चुनौतियां और समस्याएं थी, ठीक नहीं थी। गरीबी थी, शोषण था, दमन था, उत्पीड़न था, बेरोजगारी थी, ठीक है, बहुत सारी समस्याएं थी। तो उन समस्याओं का समाधान देश कैसे निकालेगा, उसको कहाँ लिखा गया, उसका समाधान या उसका सुझाव कहाँ पर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह एक नीति है जो देश के सामाजिक आर्थिक समस्याओं का क्या कर सकती है, चुनौतियों का, समस्याओं का समाधान कर सकती है।
तो इसीलिए इसको इस चैप्टर को रखा गया है, या एक गाइडलाइंस तैयार की गई, एक नीति बनाई गई कि जिस समय देश स्वतंत्र हुआ था तो देश में जिस तरह की सामाजिक आर्थिक समस्याएं थीं उनका समाधान हम जिस तरीके से निकालेंगे, जिन उपायों के माध्यम से निकालेंगे, उन उपायों और सुझावों की व्यवस्था क्या कहलाएगी? राज्य के नीति निदेशक तत्व। समझा की बात? ठीक है, तो नीति समझ में आ गया, ठीक ना। और ये नीति क्या है? निदेशक है। निदेशक जो शब्द बना है, ठीक ना, निदेश से बना है, निदेश से बना है निदेशक, ठीक ना। अब चलो एक मजेदार बात बताता हूँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव बोलते हैं ना। और डायरेक्टिव शब्द बना है, डायरेक्टर से बना है, ठीक ना। तो इस डायरेक्टर की दो हिंदी है। देखो फिल्म का डायरेक्टर होता है, तो फिल्म डायरेक्टर को क्या बोलते हैं? निर्देशक बोलते हैं ना। तो जो फिल्म का डायरेक्टर उसको क्या बोलते हैं? निर्देशक। निर्देश से बना निर्देशक, डायरेक्शन से बना डायरेक्टर, ठीक है। और अगर आप लोग पुलिस का बन जाइए तो पुलिस का क्या बनता है? पुलिस महानिदेशक। तो वो क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो राज्य का सबसे बड़ा पुलिस वाला अधिकारी है, कौन है? डीजीपी। तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पुलिस महानिदेशक, ठीक ना। तो उसको क्या बोल रहे हैं? पुलिस महानिदेशक। तो एक डायरेक्टर की हिंदी क्या है? निर्देशक। और एक डायरेक्टर की हिंदी निदेशक है। और यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया है? निदेशक इस्तेमाल किया है, ठीक ना। तो निदेशक और निर्देशक में क्या अंतर है? ठीक है, क्या हम कह सकते हैं ये फिल्म निर्देशक हैं? कभी सुना ये फिल्म निर्देशक हैं? नहीं, फिल्म निर्देशक हैं। इंग्लिश में तो चल जाएगा, हिंदी में नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए निर्देशक, जहाँ निर्देशक जो शब्द है, डायरेक्टर की हिंदी निर्देशक वहाँ यूज करेंगे जहाँ पर उसके काम करने पर कोई सीमा ना हो। काम करने पर कोई सीमा ना हो, सीमा या नियंत्रण कर सकते हैं। सीमा ना हो, नियंत्रण ना हो, सीमा या नियंत्रण ना हो, ठीक ना। तो कोई भी ऐसा काम जिसको करने के लिए उसके ऊपर कोई सीमा या नियंत्रण ना हो। तो जैसे फिल्म का डायरेक्टर है, तो कैसी फिल्म बनानी है, हीरो कौन होगा, स्टोरी कौन होगी, ठीक है ना, उसमें डिसुम डिसुम कैसे होगा, तो उसके बारे में वो पूरी तरह क्या है? स्वतंत्र है। कैसे फिल्म आगे चलेगी, कितने घंटे की होगी, ठीक है ना। तो फिल्म के बारे में कुछ भी डिसीजन लेने के लिए, हालांकि उसके भी गाइडलाइंस होते हैं, लेकिन उसके गाइडलाइंस के तहत वो किस तरह की फिल्म बनाना चाहता है, पूरी तरह क्या है? स्वतंत्र है। इसलिए उसको बोलते हैं निर्देशक, वो निर्देश देगा, ठीक है ना, बात हो गई। और निदेशक जो होगा, जहां भी निदेशक शब्द लगेगा, ये हमेशा सीमा में काम करेगा। इसके ऊपर क्या लगाई जाएगी? सीमा या नियंत्रण। जैसे सीबीआई का क्या होता है? सीबीआई का निदेशक, पुलिस का निदेशक, है ना। तो निदेशक, या फिर कई विभाग में भी क्या होते हैं? निदेशक होते हैं। तो निदेशक जो भी होगा, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे सीबीआई का हो, चाहे किसी विभाग का हो, क्या वो अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है? नहीं। वह जो है क्या है? उसके ऊपर कानून की क्या है? सीमाएं हैं, बाउंड्री है। उस कानून के दायरे में रहते हुए ही उसे काम करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ भी ये किसको निर्देश है? ये किसको निर्देश है? राज्य को निर्देश है, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि इनको लागू करने के लिए राज्य को भी कानून बनाना पड़ेगा। इनको लागू करने के लिए राज्य को कानून बनाना पड़ेगा, बिना कानून के ये लागू नहीं होंगे। ये बात समझ आ गई? क्योंकि राज्य को निर्देश है कि राज्य को ये काम करना है, तो उस काम को करने के लिए राज्य को क्या करना पड़ेगा? कानून बनाना
पड़ेगा बिना कानून बनाए। जैसे हमने आपको कोई सुझाव दे दिया, जैसे आपको बीपीएससी क्वालिफाई होना है तो हमने 10 सुझाव दिया, तो 10 सुझाव मेरे देने से आप बीपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उन सुझावों पर आपको क्या करना पड़ेगा? अमल करना पड़ेगा। तो अमल करने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। इसी तरह से डीपीएसपी में जो सुझाव हैं वो अपने आप लागू नहीं होंगे, उसको लागू करने के लिए राज्य को सुझाव है ये, उसको लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। जब कानून राज्य बनाएगा तभी ये लागू होंगे, ठीक है ना। तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कुछ बातें समझ में आ रही हैं? तो अब समझिए, एक एक करके अब समझाते हैं। राज्य का मतलब क्या है? किसको निर्देश है ये? राज्य को। राज्य का मतलब यूपी बिहार से नहीं, पूरा देश से, देश की हर एक सरकारी मशीनरी से है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 36 कहाँ से शुरुआत है ये? तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है और कहा गया है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 में थी, जो अनुच्छेद 12 में थी। यानी कि मूल अधिकारों के लिए राज्य का जो अर्थ था वही अधिकार, वही डीपीएसपी के लिए भी क्या होगा? वही अर्थ होगा, राज्य का अर्थ वही होगा। एक लाइन लिख लीजिए, अनुच्छेद 36, हेडिंग डालिएगा अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। तो अनुच्छेद 36 सिंपल सी बात कहता है, राज्य का अर्थ वही होगा, इसमें लिखिए, राज्य का अर्थ वही होगा राज्य का अर्थ वही होगा जो अनुच्छेद 12 में है, जो अनुच्छेद 12 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 में क्या था, जल्दी से बताता हूं आपको। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा क्या है? तो उसमें क्या क्या है? भारत सरकार, भारत सरकार। भारत सरकार का मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, ये सब किस में आ जाएंगे? भारत सरकार में, ठीक ना। भारत सरकार में समझ गए ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, ठीक ना। दूसरा क्या है? भारत की संसद, भारत की संसद। तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तीसरा है, हाँ, प्रत्येक राज्य की सरकार, प्रत्येक राज्य की सरकार। प्रत्येक राज्य की सरकार में राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद, ठीक है ना। चौथा है प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, प्रत्येक राज्य का विधानमंडल। मतलब प्रत्येक राज्य का विधानमंडल मतलब राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यों में क्या होता है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। चलिए, पांचवा स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी जिसमें पंचायत, नगर पालिका, जिला, बोर्ड ये सब आ जाएगा, ठीक है। और छठा है अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी में जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, गेल है, भेल है, नवरत्न है, महारत्न है, ये सब जितनी भी सरकार की कंपनियां किस में आ जाएंगी? अन्य प्राधिकारी में आ जाएंगे। हाँ, न्यायालय भी इसी में आ जाएगा, न्यायालय भी अन्य प्राधिकारी में, ठीक है ना। क्योंकि लिखा है अन्य प्राधिकारी जो भारत सरकार के अधीन है, भारत सरकार के, तो अन्य में सभी आ जाएंगे, ठीक ना। तो ये लिख लीजिए, राज्य की परिभाषा में ये शामिल है। अगर लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आपका मन। तो 12 में यही लिखा हुआ है। ऐसे लिख लीजिएगा, भारत सरकार के अधीन।
हो गया? ठीक, आगे चलें। अब आगे बात समझिए। तो राज्य के नीति निदेशक मतलब उन्हें क्या क्या काम करना है उसका निर्देश है। तो राज्य को निर्देश दिया गया है और उस निर्देशों का जो बंच है वही क्या कहलाता है? नीति कहलाता है। ठीक ना? तो राज्य को अपने जीवन में क्या क्या काम करने हैं उसी को हम क्या बोल सकते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो एक लाइन लिख लीजिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आशय है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आशय है कि लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए राज्य को किन किन निर्देशों का अनुसरण करना पड़ेगा, किन किन निर्देशों का अनुसरण करना पड़ेगा। ठीक है ना? एक अगर एज अ होल हम लोग समझें तो ठीक है। अब अगली बात समझिए, थोड़ा सा और आपको बताता हूं। 1945 एक बनाई गई थी तेज बहादुर, ऐसे समझो, तेज समिति का नाम था तेज बहादुर सप्रू समिति। ठीक है। इन्होंने क्या काम किया था, आऊंगा इस पर, इसके पहले आपको कुछ और बताता हूं। ठीक है। देखो ऐसा है कि जब हमारे जो संविधान निर्माता थे ना, उन्होंने नागरिकों के लिए खूब ढेर सारे अधिकारों का कलेक्शन किया, ढेर सारे अधिकारों का कलेक्शन किया। विश्व के किसी भी देश के संविधान में कोई अच्छा अधिकार था और लगा कि नहीं हमें अपने देश के नागरिकों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि हमारे देश में इतनी गरीबी थी, शोषण था, दमन था, उत्पीड़न था, तो उनकी हालात को बदलने के लिए ज़रूरी है कि हमें वो अधिकार देना चाहिए। ठीक है ना? तो उन्होंने विश्व के अधिकांश देशों का अध्ययन किया और अधिकारों का संकलन किया। किसका संकलन किया? अधिकार का। ठीक है। लेकिन सरकार के सामने या संविधान निर्माताओं के सामने उस समय समस्या ये थी कि अगर ये सारे अधिकार हम जनता को एट ए टाइम तुरंत दे दें, सारे अधिकार, तो सरकार के ऊपर तुरंत खर्चा पड़ जाएगा, तुरंत खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है ना? और सरकार भी बहुत अधिक उस समय आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थी। ठीक है ना? तो सरकार अब क्या करे? सरकार के सामने एक समस्या थी कि सारे अधिकार अगर हम एक साथ दे देते हैं तो सरकार के ऊपर बहुत अधिक आर्थिक बोझ पड़ जाएगा, और देना भी क्या था? जरूरी था। ठीक है ना? तो इसी संदर्भ में तेज बहादुर सप्रू का विचार याद आया। तेज बहादुर सप्रू ने कहा था कि इन अधिकारों को दो भागों में बांट दो, दो भागों में बांट दो। एक को रखो जस्टिसिएबल, जस्टिसिएबल या वाद योग्य या न्याय योग्य, क्या कह सकते हैं? न्याय योग्य। ठीक है ना? और दूसरा नॉन जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल या गैर न्याय योग्य। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो अधिकार जरूरी हैं, जो अधिकार जरूरी हैं और जिसमें खर्चा नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, उन सभी को रख दो जस्टिसिएबल में। कहाँ रख दो? जस्टिसिएबल में। और उन्हीं को जब छांट करके इधर किया गया तो चैप्टर बना मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट का अधिकार बना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो आप मेरी बात। जैसे मान लीजिए कि हम
जाति, हम राज्य हैं, सरकार हैं, और हम जाति धर्म के आधार पर पहले आपसे भेदभाव करते थे स्वतंत्रता के पहले। अब संविधान आ गया तो उसने कहा कि जाति धर्म के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। तो पहले हम करते थे, अब नहीं करेंगे। इसमें कौन सा हमारा पैसा लगना है? कोई पैसा लगना है? बस हमें क्या करना है, अपनी सोच बदलने की। पहले भेदभाव कर रहे थे, अब नहीं करेंगे। तो इसमें कोई पैसा लगना है? नहीं। तो जितना आप देखिएगा, ठीक है ना, लोक सेवाओं में अवसर की समता, सबको समान अवसर दे देंगे, नहीं भेदभाव करेंगे। अस्पृश्यता का अंत, मेरा क्या पैसा लगना है? उपाधियों का अंत, मेरा क्या पैसा लगना है? तो उसमें अधिकांश आप जो देखोगे प्रावधान, उसमें क्या है, उसमें खर्चा नहीं है। जरूरी है लेकिन, ठीक है, लेकिन डीपीएसपी में जितने प्रावधान देखोगे आप, ठीक ना, तो जो कम जरूरी था, जरूरी तो वो भी था, लेकिन जो कम जरूरी था और तुलनात्मक रूप से जिसमें खर्चा ज्यादा था, खर्चा ज्यादा था, उसको उठा कर रख दिया गया राज्य के नीति निदेशक तत्व में। समझा की बात? जैसे महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन देने में क्या होगा, खर्चा बढ़ेगा ना राज्य के ऊपर, ठीक है। या फिर राज्य आय, सुविधा, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता को कम करेगा, खत्म नहीं करेगा, कम करेगा। आय की असमानता कम करनी है तो ऐसे थोड़े हो जाएगा कि हम छड़ी घुमाएंगे, ठीक ना, और आय की असमानता कम हो जाएगी। उसके लिए सरकार को लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो अवसर की असमानता, आय की असमानता, ठीक है ना, सुविधाओं की असमानता क्या होगी। तो आप डीपीएसपी के जितने भी प्रावधान हैं उसको देखेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये दिखाई देगा कि उस पर सरकार के ऊपर फिनेंशियल बर्डन पड़ता या बोझ बढ़ता। तो ऐसे बातों को कहाँ उठा कर रख दिया, राज्य के नीति निदेशक तत्व पर, ठीक ना। जस्टिसिएबल का मतलब है कि इसमें जो प्रावधान है इसको लागू कराने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं। जस्टिसिएबल कहने का मतलब इसके जो प्रावधान है उसको लागू कराने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर सरकार ने मूल अधिकारों के बातों को लागू नहीं किया या उसका उल्लंघन किया तो अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। जस्टिसिएबल का मतलब ये होता है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब है कि अगर राज्य ने उसे लागू नहीं किया, लागू नहीं किया, तो उसे लागू कराने के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए नॉन जस्टिसिएबल बना गया। कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इसको अगर आप कोर्ट में जाएंगे लागू कराने के लिए तो हो सकता है सरकार के पास उसे लागू करने के लिए पैसा ही ना हो, पैसा नहीं तो लागू नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो जहाँ पर खर्चा ज़्यादा था इसीलिए उसको नॉन जस्टिसिएबल में रखा गया, डीपीएसपी के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि वहाँ पर सरकार को ये समझ में आ रहा था कि अगर इन अधिकारों को जनता को देंगे तो सरकार के ऊपर बहुत अधिक आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। इसलिए उसको नॉन जस्टिसिएबल रखा कि आप कोर्ट में जा कर के भी इसको लागू नहीं करा सकते हैं। तो आप पूछेंगे सर इसको रखने का फिर फायदा क्या था? फायदा ये था कि सरकार को पता है कि हमें क्या करना है, सरकार को पता है कि हमें क्या करना है। और लोकतंत्र में जब भी सरकार के पास थोड़ा बहुत पैसा आएगा तो क्या करेगी, वह इसमें जो काम लिखे गए हैं उन कामों को क्या करेगी, धीरे धीरे लागू करना शुरू करेगी। तो सरकार के ऊपर दबाव तो नहीं है, लेकिन सरकार की क्या है, नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेवारी है कि इसको वो लागू करे। क्यों नैतिक जिम्मेदारी है? क्योंकि कोर्ट से भले ना इसको लागू करा सकें, डीपीएसपी को हम कोर्ट से लागू नहीं करा सकते हैं। किसको कोर्ट से लागू करा सकते हैं? तो कोर्ट से भले नहीं लागू करा पाए, ठीक है ना, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है, लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, चुनाव होते हैं ना, तो चुनाव में 5 साल सरकार ने आपके लिए क्या किया, अगर आपको जानना है तो आप क्या करिए,
डीपीएसपी पढ़ लीजिए, और डीपीएसपी में जितनी सुझाव सरकार को दिए गए थे, क्या उस पर सरकार ने 5 सालों में कोई काम किया है? तो अगर हाँ किया है तो वोट उसको देना चाहिए, और नहीं किया तो नहीं देना चाहिए। तो सरकार के ऊपर लोकतंत्र में एक नैतिक दबाव रहता है कि हमें जनता ने चुन करके भेजा है, तो हमें जनता की भलाई के लिए ये जो काम सौंपे गए थे उसे हमें क्या करना चाहिए? करना चाहिए। तो ये जनता के ऊपर क्या डालते हैं? नैतिक दबाव डालते हैं, कानूनी दबाव नहीं, कोर्ट से लागू नहीं करा सकते, लेकिन 5 साल अगर जनता ने मुझे चुन के भेजा है तो मेरी क्या है? नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जनता की भलाई के लिए कुछ काम करें। तो डीपीएसपी में वही काम है जो जनता के लिए जरूरी है, जनता की भलाई के लिए काम किए जाने हैं। ठीक है ना? बात समझ आ गई? ठीक है ना? तो इसलिए डीपीएसपी को हम कोर्ट में भले नहीं लागू करा सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में हमेशा आप चुनी हुई सरकार जनता के प्रति क्या होती है? जवाबदेह होती है। उसकी जिम्मेदारी है कि जनता की भलाई के लिए डीपीएसपी में जो सुझाव दिए गए हैं उसको लागू किया जाए। समझा की बात? ठीक ना? तो इस दृष्टि से देखें तो इसे लागू करना जरूरी है लोकतंत्र में। नहीं तो जनता सोचेगी यार 10 साल तो अरविंद केजरीवाल की तरह आपने मुझे काट दिया, मेरा 10 साल बर्बाद किया, आपने कुछ मेरे लिए काम नहीं किया, तो फिर आप जाइए। ठीक ना? अगर वो 10 साल में डीपीएसपी का कुछ काम किए होते तो जनता उनको विदाई नहीं करती। समझा की बात? ठीक। तो ये जो विचार था ना कि अधिकारों को 2 भागों में बांट दिया जाए, ये सबसे पहले 1945 में तेज बहादुर सप्रू कमेटी ने दिया था। किसने दिया था? तेज बहादुर सप्रू कमेटी ने सबसे पहले सुझाव दिया था कि इन अधिकारों को 2 भागों में बांट दिया जाए। इसी सप्रू कमेटी की रिकमेंडेशन को आगे संविधान सभा के विधिक सलाहकार थे बीएन राव। बीएन राव ने आगे बढ़ाया और अधिकारों को 2 भागों में बांटा गया। एक बना जस्टिसिएबल, और उसके अंतर्गत कौन से अधिकार रखे गए? मूल अधिकार। और एक था नॉन जस्टिसिएबल, जिसके अंतर्गत चैप्टर बना डीपीएसपी का। ठीक है ना? तो लिखिए, इसको ऐसे बना लीजिए। कोर्ट द्वारा लागू, याद रहेगा ना? और ये लागू नहीं, कोर्ट द्वारा लागू नहीं। तो इससे याद रहेगा। अच्छा, जो न्याय योग्य लिखा है ना, इसको वाद योग्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वाद योग्य। वाद योग्य लिखा हो या न्याय योग्य, बात क्या है? इसको क्या कह सकते हैं? गैर वाद योग्य। ये तेज बहादुर सप्रू समिति थी। सबसे पहले तेज बहादुर सप्रू समिति ने सुझाव दिया था 45 में, फिर जाकर के
संविधान सभा में इसी सुझाव को आगे बढ़ाया किसने? BN राव ने। अभी लिखवा देंगे। खर्चा ज़्यादा, तो खर्चा ज़्यादा है तो किसको? राज्य के नीति निर्देशक तत्व या DPSP चाहो तो लिख लो। समझ आ गई बात? ठीक है, अब एक लाइन और लिख लीजिए। तेज बहादुर सप्रू की उपरोक्त सुझावों को ही ध्यान में रखते हुए, अगला से लिखिए, तेज बहादुर सप्रू के उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा के विधिक सलाहकार BN राव, विधिक सलाहकार BN राव, संविधान सभा के विधिक सलाहकार BN राव ने ही गैर वाद्य योग्य प्रावधानों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत गैर वाद्य योग्य प्रावधानों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा। ठीक है, तो सप्रू ने जो सुझाव दिया था, इसी सुझाव को आगे मान लिया किसने? BN राव ने। ठीक है ना? हाँ, तो शुरुआत यहां से होगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? चलिए अब एक और बात बता देते हैं, फिर टॉपिक पर आते हैं। ये टॉपिक ही है वैसे, ठीक ना? अगर DPSP का विचार देखें, राज्य के निर्देशक तत्वों का विचार देखें, तो इसकी शुरुआत होती है स्पेन से। कहां से? स्पेन से। DPSP का प्रावधान हमें कहाँ मिलेगा? सबसे पहले स्पेन। स्पेन से लिया आयरलैंड ने। किसने लिया? आयरलैंड ने। और आयरलैंड से लिया हमने। ठीक ना? तो हमने DPSP का विचार कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। ठीक ना? भारत ने कहाँ से लिया? लिख लीजिए, ऐसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखिए। ठीक ना? भारत ने DPSP का विचार, DPSP चलेगा शॉर्ट में? हाँ, भारत ने DPSP का विचार आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड से लिया है और आयरलैंड ने इसे स्पेन से ग्रहण किया था। आयरलैंड ने इसे स्पेन से ग्रहण किया था। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? अब कुछ अगली बात करते हैं। देखिए, अब 3 कॉलम बनाइएगा, एक ऐसे थोड़ा छोटा रहेगा, बाकी 2 बड़े बड़े हैं। ठीक है ना? ऐसे कॉलम बनाइए। एक में लिखिएगा तुलना का आधार। तुलना का आधार, तुलना का आधार। ये मैं अपने लिए रखा हूँ कि मुझे एक दिमाग में पॉइंट आ रहा है, वो भूल न जाए, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ, तो उसको नहीं लिखना है, मैं अपने लिए लिखा हूँ, आपको बताऊंगा। कई बार होता है ना कि दिमाग में एक नई बात आती है तो दिमाग से निकल नहीं जाए। ठीक ना? हाँ, तुलना का आधार। ठीक है, दूसरे में लिखेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार। ठीक है,
और तीसरे में लिखेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। थोड़ा उसको छोटा करो, पहले वाले को, हाँ उतना ही रखो, नहीं थोड़ा सा और बड़ा, हाँ ठीक है, सोच लो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हो गया ठीक। तो पहली बात ये समझिए कि मूल अधिकार, सॉरी तुलना का आधार देखें तो प्रकृति, तुलना के आधार में क्या लिखेंगे, प्रकृति। तो मूल अधिकारों की जो प्रकृति है ना वो नकारात्मक है। कैसी है, नकारात्मक है। ठीक है, नकारात्मक का मतलब क्या है समझिए, ठीक ना। हाँ, नकारात्मक का मतलब है कि हमने मूल अधिकार का जब अर्थ बताया था तो वो राज्य को कहता है कि हे राज्य, तुम नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करोगे। किन किन मामलों में, इन मूल अधिकारों के मामलों में, ठीक है ना। यानी कि नागरिकों को जो मूल अधिकार दिया गया है उन अधिकारों के मामले में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि राज्य को मना किया गया है, राज्य को मना किया गया है कि तुम नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करोगे। इसलिए मूल अधिकारों की प्रकृति क्या है, नकारात्मक है, क्योंकि ये राज्य को मना करती कि तुमको ये काम नहीं करना है। ठीक है ना, बात समझ गई। ठीक है, जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या कहा गया है, इसकी जो प्रकृति है वो सकारात्मक है, सकारात्मक है। जरा सही कर लेना भाई, ये क है, सकारात्मक है। सकारात्मक क्यों है, क्योंकि ये राज्य को कहता है कि तुमको जनता की भलाई के लिए ये काम करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। लोकतंत्र में जनता की भलाई के लिए तुमको ये काम करना पड़ेगा, तो अब उसको करने के लिए मजबूर कर रहा है। मूल अधिकार रोक रहा था कि तुमको ये काम, तो रोक रहा था, इसलिए इसका स्वरूप कैसा हो गया, प्रकृति नकारात्मक है और उसकी प्रकृति सकारात्मक है। समझा की बात। ठीक है, तो पूरा लिखवाओ या इतने समझ में आ जाएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं कि ये सकारात्मक है नकारात्मक है। ठीक है ना। अब दूसरी चीज उपलब्धता, उपलब्धता किसको उपलब्ध है, तो जो मूल अधिकार है ना ये प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक ना। मूल अधिकार किसको उपलब्ध है, प्रत्येक व्यक्ति को, नहीं व्यक्ति, व्यक्ति में नागरिक भी शामिल है, व्यक्ति में नागरिक और गैर नागरिक दोनों आ जाएंगे। ठीक ना। तो उपलब्धता किसको है या किसके लिए उपलब्ध है, तो प्रत्येक व्यक्ति को। ठीक ना। लेकिन इसका जो स्वरूप होगा डीपीएसपी का, ये व्यक्ति को नहीं है, यह समूह को, या इसका स्वरूप कैसा है, सामूहिक है। कैसा है, सामूहिक उपलब्धता है। राज्य किसी एक व्यक्ति के कल्याण के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि व्यक्तियों के समूह के लिए। जैसे अनुसूचित जाति के लिए अगर कोई कानून बना रहा है, महिलाओं के लिए, तो वहाँ पर महिलाओं के समूह के लिए, किसी एक महिला के लिए नहीं। तो जो भी राज्य यहाँ पर डीपीएसपी के अंतर्गत कदम उठाएगा वह समूह की भलाई के लिए। ठीक है ना। अलग अलग समूह देश में हो सकते हैं, महिलाओं का समूह है, बच्चों का समूह है, बुजुर्गों का समूह है। ठीक है ना। तो बुजुर्गों का जो समूह है उसके लिए भी अलग से कानून बनते हैं। जैसे आपको एफडी पर 50 रुपया 8% ब्याज मिलेगा, तो महिला बुजुर्गों को, अगर बैंक में अगर सामान्य आदमी पैसा एफडी करे तो
8% ब्याज है तो बुजुर्गों को 8.5 मिलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। तो उनको जो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, ठीक है ना। उनको हमने क्या किया, इस निर्देश के तहत उनको थोड़ा ज़्यादा सुविधा दी। तो उसमें अलग अलग समूहों के लिए हमने क्या किया, अलग अलग नियम बनाए। तो लेकिन जो भी राज्य यहाँ कदम उठाएगा डीपीएसपी के अंतर्गत, ठीक है ना, वो क्या है, वह व्यक्तियों के समूह के लिए होगा, न कि किसी एक व्यक्ति के लिए। समझा की बात। तो ये सामूहिक कल्याण की बात करेगा, किसी एक व्यक्ति के कल्याण की बात नहीं करेगा। समझा की बात, ठीक है ना। राज्य किसी एक व्यक्ति के लिए बनाया ही नहीं गया, राज्य व्यक्तियों के समूह के लिए बनाया गया है। लेकिन नागरिकों को अधिकार हर एक नागरिक को मिलेगा। जो आपको अधिकार है वो आप किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी उम्र के हों, आपको अधिकार क्या मिलेंगे, समान मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसका स्वरूप अब वही शास्ति लिख देता हूं। शास्ति का मतलब होता है ना किसी के ऊपर दबाव डालना, किसी के ऊपर दबाव डालना, ठीक है। तो उसके सही शब्द क्या है, शास्ति। दबाव डालना नकारात्मक होता है, ठीक है ना, लेकिन शास्ति थोड़ा सा पॉजिटिव टर्म है। इंग्लिश में सैंक्शन बोलते हैं, सैंक्शन लगा देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो शास्ति का अर्थ होता है दबाव डालना, ठीक है ना। तो मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए हम किस तरह का दबाव डाल सकते हैं, कानूनी दबाव। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए हम कानून का सहारा ले सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर विधिक क्या कर सकते हैं, इसके लिए सही शब्द क्या होगा, विधिक शास्ति हो सकती है, विधिक शास्ति। क्योंकि अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो अपने मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, विधिक शास्ति। अब बेटा कुछ पढ़े लिखे हो पहले से थोड़ा बहुत, ठीक है, तब तुमको समझ में आएगा, ठीक है, विधिक शास्ति, ठीक है। और यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको हम कानूनी तौर पर कोर्ट में लागू नहीं करा सकते, ये कोर्ट में गैर वाद योग्य है, तो इसको कोर्ट में हम लागू नहीं करा सकते। लेकिन दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पर, राजनीतिक और नैतिक शास्ति हो सकती है, राजनीतिक और नैतिक शास्ति। शास्ति लिख लीजिएगा, छोटा सा लिख दे रहा हूं, राजनीतिक एवं नैतिक शास्ति हो सकती है। राजनीतिक एवं नैतिक शास्ति हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, अगर आपने मुझे चुन करके भेजा है 5 साल के लिए, तो मेरे ऊपर क्या है, एक राजनीतिक दबाव है कि अगर मैंने 5 साल में काम नहीं किया तो फिर क्या होगा, जनता मुझे दोबारा वोट नहीं देगी। तो ये क्या है, राजनीतिक दबाव है मेरे ऊपर, राजनीतिक दबाव है कि अगर हमको दोबारा सरकार बनानी है तो हमें जनता की भलाई के लिए डीपीएसपी में जो सुझाव दिए गए हैं उसे लागू करना पड़ेगा। समझा की बात, ठीक। दूसरा क्या है, नैतिक। दूसरा दबाव कैसा है, नैतिक। नैतिक का मतलब है कि आप मेरी जनता हैं तो मेरी आपके लिए क्या है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आपकी भलाई के लिए कदम उठाएं। मेरी क्या है, नैतिक दबाव है, ठीक है ना। समझा की बात। तो डीपीएसपी को हम, विपक्ष क्या करता है, सरकार के ऊपर दबाव बनाता है, कैसा, नैतिक दबाव, कि अगर आपसे सरकार नहीं चल रही है तो इस्तीफा दे दीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लो कहीं रेल का एक्सीडेंट हो जाए तो हम किसका इस्तीफा मांगते हैं, ड्राइवर का कि रेल मंत्री का। रेल मंत्री ट्रेन चला रहे थे क्या, वही अगर रेल मंत्री वो रेल चला रहे होते और उस रेल से एक्सीडेंट हो जाता तो किसका मांगते इस्तीफा, रेल मंत्री का। तो आप तो किसका इस्तीफा मांगते हो, मंत्री का। मंत्री जी थोड़े ट्रेन चला रहे थे कि तो उनसे भीड़ गई, लेकिन इस्तीफा किसको मानते हैं, मंत्री। क्यों मानते हैं, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपके मंत्रालय के अंतर्गत दुर्घटना हुई है जिसको आप रोकने में असफल रहे।
तो इसलिए उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। समझा की बात ना? तो कहने का मतलब है कि डीपीएसपी के प्रावधान को लागू करना ये मंत्रियों के लिए, सरकारों के लिए क्या है? नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर हमने आपको सरकार में भेजा है तो आप चुपचाप बैठिए मत, जनता की भलाई के लिए कुछ काम करते रहिए। तो कुछ नैतिक दबाव भी है और कुछ राजनीतिक दबाव है। नैतिक दबाव है कि अगर अभी नहीं करेंगे तो 5 साल बाद जनता राजनीतिक वोट के माध्यम से हमें हमारी औकात बता देगी, ठीक है ना? तो ये राजनीतिक और नैतिक दबाव, ठीक है ना? अगले चीज, ठीक ना, स्वरूप, ठीक ना? तो इसका जो स्वरूप है मूल अधिकारों का राजनीतिक है। इसका स्वरूप राजनीतिक है। क्यों राजनीतिक है? क्योंकि ये राज्य से सुरक्षा दे रहा है। किसे सुरक्षा दे रहा है? तो राज्य से संबंधित गतिविधियां क्या कहलाएंगे? राजनीतिक। तो इसका स्वरूप राजनीतिक है। या न्याय पूछे किस तरह का न्याय देगा मूल अधिकार, तो अगर किस प्रकार का न्याय देगा, अगर न्याय भी पूछ ले तो किस प्रकार का न्याय देगा? राजनीतिक, ठीक ना? और डीपीएसपी जो है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय देगा। किस तरह का न्याय देगा? सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक और आर्थिक। बात समझ गई? ठीक ना? अगला, कानून जो असंगत हो। कानून जो असंगत हो। कानून जो असंगत हो किससे? अगर कोई कानून ऐसा है जो मूल अधिकारों से असंगत है। मूल अधिकारों से यानी कि ऐसा कोई कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, उसका क्या होगा? वो कानून क्या होगा? निरस्त हो जाएगा। श्योर। कोई कानून जो मूल अधिकारों से असंगत हो क्या हो जाएगा? वो अगर कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करे तो वो निरस्त हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, असंवैधानिक हो जाएगा, यानी कि वो कानून लागू नहीं होगा, ठीक ना? तो ऐसा कानून जो मूल अधिकारों से असंगत है वो क्या हो जाएगा? विधि शून्य या प्रभावी नहीं रहेगा। तो विधि शून्य चाहे तो लिख लीजिए, विधि शून्य। या हम क्या कह सकते हैं? असंवैधानिक हो जाएगा। असंवैधानिक हो जाएगा। और अगर कोई कानून है जो डीपीएसपी का उल्लंघन करता है तो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना? तो विधि शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। विधि शून्य हो भी सकता है, हो भी सकता है, डाउट है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। हो भी सकता है और नहीं भी। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि हम देखेंगे, मैटर आएगा तब हम देखेंगे। लेकिन अगर मूल अधिकारों का कोई कानून उल्लंघन कर रहा है तो उसको तो होना ही होना है, उसको असंवैधानिक होना ही होना। अगर मूल अधिकार के खिलाफ है तो आपको गलत ठहराया ही जाएगा। लेकिन अगर कोई कानून है जो डीपीएसपी के खिलाफ है तो वो गलत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है? कितना समझा गया? थोड़ा सा और इसको सिंक्रोनाइज करता हूं तो जगह बनेगी। हमारी कॉपी में यही फायदा है, ठीक है? ठीक है। स्रोत मतलब कहां से लिया गया है? तो मूल अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका से। ये कहां से लिया गया? आयरलैंड से।
अगला 1935 के अधिनियम में स्थिति, अधिनियम में स्थिति में है, अधिनियम में स्थिति। क्या किसी भी रूप में 1935 के अधिनियम में मूल अधिकारों का उल्लेख था? नहीं, नहीं था। ठीक है ना। निर्देशों या अनुदेशों के उपकरण, निर्देशों या अनुदेशों के उपकरण के रूप में था। के रूप, ये प भाई, रूप में था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, चाहे तो लिख लीजिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के उपकरण के रूप में था। ठीक है। अगला एक और बनवाएंगे, बस एक, ज्यादा आप लोग नहीं खींचिएगा, ठीक ना। कानूनी स्वरूप, कानूनी स्वरूप। तो मूल अधिकार क्या है? स्वयं में कानून है। मूल अधिकार स्वयं में कानून है, बताया था ना, मूल अधिकार स्वयं में कानून है, ठीक ना। तो स्वयं में कानून है, स्वयं में कानून, ठीक ना। मूल अधिकार क्या है? स्वयं में कानून है। इसमें लिखिए जरा सा एक लाइन, स्वयं में कानून, मूल अधिकार स्वयं में क्या है? अतः इन्हें लागू करने के लिए, इसी में लिखिएगा, इसी में, अतः इन्हें लागू करने के लिए अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होती। अतः इन्हें लागू करने के लिए अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। ये क्या है? ये स्वयं में सुझाव है। स्वयं में क्या है? स्वयं में क्या है? निर्देश है ना, निर्देश है। स्वयं में क्या है? निर्देश है। इन निर्देशों को लागू करना है तो क्या करना पड़ेगा? लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो डीपीएसपी सिर्फ क्या है? सुझाव है। उन सुझावों को अमल में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये अंतर समझ में आ गया? ठीक। अब करना क्या है? अगर आपसे कोई पूछे मूल अधिकार की विशेषताएं क्या हैं, ये बता दीजिए। डीपीएसपी की विशेषताएं क्या हैं? क्या क्या बताएंगे भाई? कहाँ से लिया गया है, कैसा है, सब लिख देंगे। और पूछे दोनों में तुलना कीजिए तो आमने सामने लिख दीजिएगा। ठीक है ना। एक साथ 3 काम हो गया। हमने डीपीएसपी की विशेषता भी बता दी, ठीक है, और इसको मूल अधिकार से क्या किया? तुलना भी कर दिया। समझ में आ गई बात ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब कुछ बातें और, चलिए लिखवा देता हूँ, ठीक ना। लिखिए, कुछ कोटेशंस हैं जो पूछे जाते हैं। लिखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने, अब अलग से लिखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर ने मूल अधिकार, राज्य के नीति निषेध तत्वों को
ना, राज्य के नीति निषेधक तत्वों को संविधान का नॉवेल फीचर्स कहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को संविधान का नोबल NOVEL नोबल फीचर्स या आदर्श विशेषताएं कहा है। नोबल फीचर्स या संविधान की आदर्श विशेषताएं कहा है। तो संविधान की आदर्श विशेषताएं किसने कहा है? ठीक ना? आत्मा, संविधान का हृदय और आत्मा का था। एक तो बात ये हो गई। एक अगला नाम लिखिएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन, देखिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने मूल अधिकार और डीपीएसपी को मूल अधिकार और डीपीएसपी को सम्मिलित रूप से संविधान की चेतना, इंग्लिश लिख लीजिए नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। कॉन्शियंस, CONSCI, चेतना, CONSCIENCE, कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की चेतना को कहीं कहीं आत्मा भी मिलेगा, इसीलिए अंग्रेजी लिखवा दिया हूँ, ठीक है ना। कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको किसको मिला के? डीपीएसपी को नहीं, डीपीएसपी के साथ साथ मूल अधिकार, दोनों को मिला करके उन्होंने इसे क्या बोला है? संविधान की चेतना या संविधान की आत्मा भी कह सकते हैं, ठीक ना। लेकिन उसके लिए आत्मा सोल नहीं है, कॉन्शियंस है, चेतना शब्द इस्तेमाल करना ज़्यादा उपयुक्त है, लेकिन कई बार इसको लोग आत्मा भी बोल जाते हैं, लेकिन सही शब्द क्या है? चेतना। समझा गई बात? ठीक है। अब ठीक है ना, एक और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि मूल अधिकार और डीपीएसपी ये एक ही रथ के दो पहिए हैं, एक ही रथ के दो पहिए हैं। मतलब कहने का क्या है कि अगर एक रथ के दो पहिए हैं और दोनों में से कोई भी एक पहिया खराब हो जाए तो रथ अच्छे से चलेगा। तो इसी तरह से इस देश को चलाने के दो पहिए हैं। अगर मूल अधिकार बहुत अच्छा हो लेकिन डीपीएसपी ना हो, हम आपको राज्य से सुरक्षा दे दें कि आपका शोषण, दमन, उत्पीड़न नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, और सुबह शाम भूखे मर रहे हैं, ऐसी सुरक्षा किसी काम की है? नहीं। हम आपको दोनों टाइम भोजन भरपेट कराएं लेकिन सुबह शाम 20-20 डंडा मारें, तो ऐसा भोजन किसी काम का है? नहीं। तो कहने का मतलब है कि हमें दोनों की ज़रूरत है, दोनों में कोई भी एक कमज़ोर है तो हम एक अच्छे लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में, सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में मिनर्वा मिल वाद में कहा है कि मिनर्वा मिल वाद में कहा है कि डीपीएसपी और मूल अधिकार एक ही रथ के दो पहिए हैं, एक ही रथ के दो पहिए हैं, एक ही रथ के दो पहिए हैं, और इनमें से कोई भी एक पहिया कमज़ोर हो, कोई भी एक पहिया कमज़ोर हो, पहिया समझते हैं ना,
क्या क्या चक्कर एक भी पहिया कमजोर हो तो रथ प्रभावी नहीं हो सकता, तो रथ प्रभावी नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब एक बात और, अंतिम बात बताने जा रहा हूँ, इसके बाद हम लोग अनुच्छेद पर आ जाएंगे। ठीक है ना, जो इधर उधर की बातें हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि संविधान के किस भाग को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में देखा जाता है। ठीक है ना, तो उसका सीधा सा उत्तर क्या है? 4। लोक कल्याण का मतलब जिसमें जनता की भलाई के लिए क्या हो? प्रावधान हो। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में कहाँ प्रावधान है? डीपीएसपी में। इसीलिए संविधान के भाग 4 को लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के रूप में देखा जाता है। ठीक है ना, लिख लीजिए। संविधान के भाग 4 को, संविधान के भाग 4 को जिसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य अंडरलाइन कर लीजिए। आप पिछले सालों के अगर क्वेश्चन देखेंगे तो ये लाइन ही पूछी जाती है, लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में संविधान में कहाँ उल्लेख है? तो डीपीएसपी या भाग 4, जैसा भी रहे आप समझ लीजिएगा। ठीक है ना। अब एक लाइन और बता देते हैं। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 भाई 35 तक तो क्या था? मूल अधिकार। 36 में क्या था? राज्य की परिभाषा। अब अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है? 37 में, अनुच्छेद 37 ही बताता है कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद, हाँ, ये वाद योग्य नहीं है, या इस डीपीएसपी को लागू कराने के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसका इशारा हमें कहाँ से मिलता है? अनुच्छेद 37 से ही मिलता है। तो अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है? कि अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि डीपीएसपी में जो बातें लिखी गई हैं, यह राज्य के लिए एक निर्देश है, राज्य के लिए निर्देश है, और यह राज्य की जिम्मेदारी है, यह राज्य की जिम्मेदारी है कि जब भी वो देश में नीतियां बनाएगा, जब भी वो देश में कानून बनाएगा, तो कानून बनाते समय इन नीतियों का अनुसरण करेगा। ये राज्य का कर्तव्य है, राज्य का। तो राज्य का कर्तव्य शब्द इस्तेमाल करने की वजह से ही ये माना जाता है कि डीपीएसपी गैर वाद योग्य है, अर्थात इसे कोर्ट में लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए। देखिए, अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान है कि निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, और विधियों का निर्माण करते समय इन तत्वों को लागू करना, राज्य का कर्तव्य होगा।
राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, हेडिंग। अरे हाजिर हो जाइए, आपको क्या कहा था हमने 1 घंटे बाद आने के लिए। ठीक है सर आते हैं, ठीक है ना, जानते हो क्या बोला? ठीक है सर आते हैं सर आते मतलब नहीं, सरा देंगे तुमको मतलब हाँ सरा गला देंगे सर आते हैं नहीं, सर आते हैं राज्य के नीति तत्वों का वर्गीकरण। तो देखो कहाँ से कहाँ तक है डीपीएसपी, 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक। तो देखो 36 में कोई प्रावधान नहीं है, 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। 37 में क्या कहा गया? न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, राज्य का कर्तव्य है। तो 36 37 में कोई प्रावधान नहीं है। तो प्रावधान कहाँ से मिलेगा? 38 से लेकर 51 तक, 38 से लेकर 51 तक, ठीक है ना। तो 38 से लेकर जो 51 तक प्रावधान है ना, ये बहुत ही बिखरा हुआ है, बहुत ही बिखरा हुआ है। जैसे आप देखिए तो इसमें अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि पंचायतों का गठन होगा, ग्राम पंचायत का। अनुच्छेद 38 में कहा गया कि राज्य आय, सुविधा, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता को कम करेगा, ठीक है। आप चले जाइएगा थोड़ा सा आगे तो पर्यावरण संरक्षण आ जाएगा, थोड़ा सा इसी में मद्यपान निषेध आ जाएगा, महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, ठीक है ना। गाय बछड़ों को वध नहीं करना है। इतनी बातें बताई आपने। इन बातों में बताइए कोई संबंध है क्या? कहाँ महिला, कहाँ गाय बछड़ा, एक संबंध है, ठीक है ना। हाँ, शादी के पहले बताया जाता कि हमारी बेटी गाय है ठीक ना। और शेर और गाय बता करके शेर थमा दिया जाता है अच्छा खैर वो अलग बात है, चलो खैर, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि गाय बछड़ा, ग्राम सभा, ठीक है। और 51 को पढ़ लें तो विदेश नीति, ठीक ना। तो विदेश नीति, गाय बछड़ा, महिला सशक्तिकरण, ठीक है। और अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के लिए पहले क्या था? शिक्षा थी। तो इस तरह से देखें तो ये सारे जो प्रावधान है वो क्या हैं? बिखरे हुए हैं, इनके बीच में कोई संबंध नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। समझ आ गई बात ना? ठीक है, नहीं और बताएं ठीक है। तो क्या है कि फिर